हेलो। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं सभी लोग? हेलो। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? अनुज, दुर्गेश, वंशिका, प्रांजल सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? चलिए ठीक है। तो हाइड्रोडायनेमिक्स के बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे, दैट इज योर सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। सरफेस टेंशन क्या है, कुछ आइडिया देंगे आप लोग? व्हाट इज सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन क्या बोलोगे? नाम से समझ में आता है कि एक ऐसा टेंशन जो सरफेस पे मौजूद हो, है ना। तो सरफेस पे हमारा क्यों टेंशन होगा? कोई लिक्विड की हम बात कर रहे हैं, किसी लिक्विड के सरफेस पे जो लिक्विड की एक लेयर होगी, सरफेस लेयर, वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी। जो लिक्विड की सरफेस लेयर होगी वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी। ठीक है। तो अगर स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी बच्चों, तो आपको पता है कि जैसे एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक को अगर आप क्या कर रहे हो, प्लास्टिक को खींच रहे हो, तो स्ट्रेच, पतली सी प्लास्टिक है, उसकी थिकनेस कितनी कम होती है, ठीक है। तो वहां पे अपना जो है स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा। और अगर स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह अगर काम करेगा तो आपको पता है कि उसके मॉलिक्यूल्स स्ट्रेच कंडीशन में होंगे। और कभी भी स्ट्रेच कंडीशन कब होगा? जब अनबैलेंस फोर्स लगेगा, है ना, एक रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा, तो उसको रिस्टोर करने के लिए मॉलिक्यूल्स अपने आप को रिस्टोर करना चाहेंगे तो एक टेंशन जनरेट करेंगे। क्यों ऐसा होता है सरफेस पे, वो देखिए, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए दो टाइप के फोर्सेस हैं। ये थोड़ी थ्योरी है, मैंने पहले ही ले ली है। कोहेसिव और एडेसिव, दो टाइप के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होते हैं। एक कोहेसिव होता है और दूसरा अपना एडेसिव। ठीक है। तो कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस है। कोहेसिव क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सेम नेचर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सेम नेचर, ठीक है। तो सेम नेचर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड योर कोहेसिव। अच्छा, एडेसिव क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट नेचर। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट नेचर के मॉलिक्यूल्स आपस में जो फोर्स लगाएंगे, है ना, अट्रैक्टिव, दैट इज योर एडेसिव। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सेम नेचर दैट इज योर कोहेसिव। ठीक है। अब मान लो कोई एक बीकर है, उसमें लिक्विड है, आपके पास मैंने दो मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, एक विद इन द वॉल्यूम, एक विद इन द वॉल्यूम जो कि 2 है, और एक सरफेस मॉलिक्यूल पे जो कि 1 है। तो बच्चों ये बताओ कि जो सरफेस मॉलिक्यूल है वो दो मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करता है। एक एयर मॉलिक्यूल, इंटरेक्शन बिटवीन एयर एंड लिक्विड मॉलिक्यूल, ये जो सरफेस मॉलिक्यूल है इसका एयर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन होगा, और एक अपने जैसे लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ होगा, दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल, इंटरेक्शन बिटवीन लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल। तो लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन, और एयर और लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन। ठीक है। तो अब क्या होगा आपको बताओ, सॉरी, तो इंटरेक्शन बिटवीन लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल है, तो अपने जैसे नेचर के मॉलिक्यूल के साथ इसका इंटरेक्शन है, तो रिजल्टेंट फोर्स बच्चों 0 होगा। इसीलिए एरो इक्वल लेंथ की बनी हुई है यहां पर, जो ये आपको सिंबलाइज कर रही है कि ये जो मॉलिक्यूल है अपने जैसे मॉलिक्यूल, सेम नेचर के मॉलिक्यूल के साथ जो है सराउंडेड है, तो इट हैज इक्वल अट्रैक्शन। ठीक है। अब यहां जाओ, ये इंटरेक्शन बिटवीन एयर एंड लिक्विड मॉलिक्यूल, तो एयर और लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ इसका इंटरेक्शन, इसका, तो ये बड़ा मैंने आपको बनाया है एरो, और इसका अपने जैसे मॉलिक्यूल के साथ। तो कुल मिला के जितने भी सरफेस मॉलिक्यूल हैं उसके पास कोहेसिव फोर्स भी लग रहा है और एडेसिव फोर्स भी लग रहा है। इसीलिए इनके मॉलिक्यूल्स, ये पूरी लेयर एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी। तो वही लिखा हुआ है,
For molecule 2, it is surrounded by liquid molecule. So force of cohesion. So net force on the liquid layer containing molecule is molecule 2. So no net force on the liquid layer containing molecule 2. For molecule 1, it is interacted with air molecule as well as liquid molecule. So there is net force on surface layer and it acts as a stretch membrane. ठीक है, तो ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा. अब इसके फोर्स को हम मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं बच्चों? तो इसको आप ऐसे दिखाते हो, ठीक है, कि अगर मान लो किसी को आप स्ट्रेच कर रहे हो तो वो पूरा सीधा नहीं रहेगा, वो कैसा रहेगा, थोड़ा सा क्या होगा, या तो कॉन्वेक्स होगा या थोड़ा सा कॉनकेव होगा. तो उस पर टेंजेंट ही तो दिखाते हो. तो ये वही टेंजेंट है एफ टी, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. उसकी वैल्यू होगी सरफेस टेंशन अपॉन लेंथ एल, फोर्स अपॉन लेंथ एल, दैट इज योर सरफेस टेंशन. तो सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है ना, लिक्विड की प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन. उसको फोर्स मत समझिएगा. सरफेस टेंशन इज नॉट ए फोर्स, जस्ट लाइक डेंसिटी है ना, विस्कोसिटी, इट इज ऑल्सो ए प्रॉपर्टी. तो सरफेस टेंशन एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो अब एफ टेंशन अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ, ये जो सरफेस टेंशन आया है इसके वजह से फोर्स लगेगा. भाई रीस्टोर करेगा ना मॉलिक्यूल, तो रीस्टोर करेगा तो एक टेंशन आएगा. जैसे रस्सी में आप ब्लॉक हैंग कर देते हो, तो रस्सी में जब ब्लॉक हैंग करते हो तो mg की वजह से उसमें टेंशन आता है. उसी तरीके से यहाँ दो अलग अलग फोर्सेस जो आ रहे हैं, कोहेसिव और एडेसिव, उसके वजह से मॉलिक्यूल पे अनइक्वल फोर्सेस लगेंगे जिसके वजह से सरफेस टेंशन आएगा और उसके वजह से एक सरफेस टेंशन फोर्स आएगा. Ft इज बेसिकली सरफेस टेंशन फोर्स. ठीक है, तो Ft अपॉन L, फोर्स अपॉन लेंथ, दैट इज योर सरफेस टेंशन. तो इस तरीके से आप सरफेस टेंशन डिफाइन करते हो. ठीक है, L क्या है? L आपका जो है इस लिक्विड पे, जो इस लिक्विड की पूरी लेयर है उस पे जो फोर्स लग रहा है वो डायमीटर है, समझिए, वो उस पूरे सर्कुलर जोन का क्या है, डायमीटर है. तो Ft अपॉन L. mg का कोई रोल नहीं है भाई. mg कहाँ ला रहे हो इसमें? mg इस मॉलिक्यूल्स पे mg कहाँ ला रहे हो यार? ये तो पूरे लिक्विड है, इसका अपना वेट लग रहा होगा जो इस वेसल के नॉर्मल रिएक्शन से. आप किसकी बात कहाँ करने लगे? पूरे mg पूरे बल्क पे लगेगा जो वेसल पे नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा. हाँ, बीकर का डायमीटर बोल सकते हैं. तो ये L जो है बेसिकली बीकर का डायमीटर आप बोल सकते हैं. तो फोर्स पर यूनिट लेंथ. ठीक है, अब मैं आपको फिर ये चीज बता रहा हूं. देखिए, जैसे मान लीजिए एक पतली सी ये लेयर है, ये लेयर है, ठीक है. अब इस पे जब सरफेस टेंशन, ये सरफेस लेयर है, इस पे जब सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा तो ये थोड़ा सा क्या होगा, इधर ऐसा होगा, इधर ऐसा होगा, या फिर ये कुछ ऐसा हो जाएगा. समझ गए? और ये लेयर जब थोड़ी सी कॉन्वेक्स हो जाएगी तो इस पे जो टेंशन होगा वो आप ऐसे दिखाओगे. तो वही टेंशन आपको ऐसा नजर आ रहा है. और इसका जो डायमीटर है इसके हमेशा क्या होगा, ये सरफेस टेंशन फोर्स परपेंडिकुलर होगा. तो Ft अपॉन L. शायद सबको क्लियर हो गया होगा. ये सबको क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं. तो अब हम ये देखते हैं कि सरफेस टेंशन फोर्स लिखना सीखते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है. सरफेस टेंशन फोर्स लिखना बहुत जरूरी है. तो अभी आपने देखा कि अगर लिक्विड का सरफेस टेंशन T है तो सरफेस टेंशन फोर्स जो होगा वो होगा T इंटू L. इसको और जनरलाइज बोले तो आप ऐसे लिख सकते हो, L इफेक्टिव. ठीक है, तो ये थोड़ा आपको ज्यादा हेल्प करेगा. सरफेस टेंशन फोर्स T इंटू L इफेक्टिव. अब L इफेक्टिव क्या है? L इफेक्टिव है N इंटू L, वेर N क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेसेस, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेसेस. जैसे कि इसका क्या मतलब है समझो. मान लो एक निडल है, एक बहुत ही पतली निडल है, उसको आपने क्या किया, लिक्विड पे रख दिया. तो बहुत पतली निडल को अगर आपने क्या किया है, लिक्विड पे रख दिया, लिक्विड सरफेस पे रख दिया है, तो वो क्या होगा, वो निडल का कांटेक्ट कैसा होगा. वो निडल जो है, ये निडल है और ये लिक्विड है. तो अब बच्चों क्या होगा, यहां पे भी लिक्विड है ना, दोनों साइड. ये जो निडल है, निडल के इस साइड भी लिक्विड होगी
और इस साइड भी लिक्विड होगी, मानते हो? तो दोनों साइड अपनी लिक्विड है, दोनों साइड अपनी क्या है, दोनों साइड अपनी लिक्विड है। तो जब दोनों साइड लिक्विड है तो आपको क्या दिखेगा बताइए, कि इस निडल का जो सरफेस है, ठीक है, इस निडल का जो सरफेस है, इस निडल का जो सरफेस है वो लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ और एयर मॉलिक्यूल के साथ, दोनों के साथ यहां पे भी है, और इस साइड, जैसा इस साइड होगा वैसे इस साइड होगा, ठीक है। तो अब आप यहां देखो, मैंने ये चीज बनाई हुई है, तो रॉड है, निडल है, कुछ भी है, तो यहां पे जो सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा इस पे, वो कैसा होगा, इस लेयर पे अब टेंजेंशियल होगा। तो लिक्विड लेयर, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ये विजुलाइज करने वाली चीजें हैं, थोड़ा ध्यान से विजुलाइज करिएगा। कौन से लेक्चर 1 में वेरी हैवी डाउट है भाई अनमोल? तो यहां पे अपने पास ये है, और देखिए ये लिक्विड है, ये लिक्विड इस तरीके से बना होगा और ये ऐसा है। तो इस पे जो टेंजेंट दिखाओगे, अगर ये पूरा परपेंडिकुलर होगा, फ्लैट होगा, ऐसे पूरा कर्व नहीं होगा, ऐसे कर्व नहीं होगा, तब तो टेंजेंट ऐसे जाएगा। अगर ये पूरा ऐसे फ्लैट है, ठीक है, जिसको आगे हम जाके पढ़ेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 है, तो ये पूरा अभी हम वर्टिकल मान रहे हैं। तो अगर ये वर्टिकल है तो इस पे जो सरफेस टेंशन फोर्स है, लिक्विड पे जो सरफेस टेंशन फोर्स होगा, ठीक है, लिक्विड पे जो सरफेस टेंशन फोर्स होगा वो नीचे होगा, एक्शन रिएक्शन है, और जो कांटेक्ट है इस पे ऊपर होगा। तो इस पे आप कैसे दिखाओगे, इस पे, इस वाले पे अगर वर्टिकल है और इस पे टेंजेंट दिखा रहे हो तो टेंजेंट ऐसे वर्टिकल ही दिखेगा। तो यही चीज यहां पे बनाई गई है। तो ये Ft और L, तो अब यहां सरफेस टेंशन फोर्स क्या लिख सकते हो, यहां पे Ft क्या होगा, इस रॉड के लिए थिन है, थिन रॉड या निडल कुछ भी बोल सकते हो, है ना। तो थिन रॉड या निडल कुछ भी बोल सकते हो। तो सरफेस टेंशन T जो होगा वो क्या लिखोगे, T, लिक्विड की जो एक प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन T दिया हुआ है ना, इसकी प्रॉपर्टी है लिक्विड की, तो T इंटू L, ये बात तो ठीक है। बट N क्या है यहां पर N2 है, दो साइड है, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेसेस यहां पे ये 2 है, शायद सबको समझ में आ गया। तो इसीलिए मैंने इसको जनरलाइज कर दिया, L इफेक्टिव कर दिया है। तो जब भी आप लिखेंगे L इफेक्टिव, तो L इफेक्टिव में आपको L इंटू 2, दोनों साइड है, इस साइड भी है और इस साइड भी है ना, 2 हैं। क्लियर है सभी को? चलिए, तो ये हो गया सरफेस टेंशन इस पे। अब यहां आ जाइए, ये रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम है, इस रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम के लिए आप लोग कमेंट करके बताइए, ये लेंथ L है और ये B है, ये वायर फ्रेम है, मतलब इनसाइड भी लिक्विड है, आउटसाइड भी लिक्विड है, इनसाइड भी लिक्विड है और आउटसाइड भी लिक्विड है, ठीक है। तो इसके लिए बताइए कि सरफेस टेंशन फोर्स क्या होगा, आप लोग जल्दी से बता दीजिए। यहां पे सरफेस टेंशन फोर्स क्या लिखेंगे, कमेंट करके बताइए। नीचे जो टच हुआ है, देखो आप जो बोल रहे हो वही लिया है, नीचे जो टच हुआ है तभी तो लिया है, इसको हाफ ले लो ना, ये हाफ इधर लिया है और हाफ इधर, बाकी ये जो बोल रहे हो, ये पूरा का पूरा जो है, जो बोल रहे हो, ये तो अंदर है, तो ये पूरा है, इसमें कोई थिकनेस नहीं है जो आप इसको 3 सरफेस मान रहे हो, 2 साइड ही। T इंटू L8 गलत है भाई उत्कर्ष, 2TLB बहुत, वो भी गलत है। समर्थ आपका सही है, बहुत बढ़िया भाई, समर्थ बाबू आपका सही है। हाँ, निडल कर्व ही है, निडल ऐसे कर्व ही होता है निडल। बहुत बच्चों ने अब सही लिखा है। देखो यार, यहां पे जब देखोगे तो सरफेस टेंशन फोर्स क्या लगेगा, इस साइड पे 1 2, तो ये लेंथ L और B है, तो क्या लिखेंगे, T, इफेक्टिव कांटेक्ट इसका पेरीमीटर है L प्लस B इंटू 2 है ना, ये इफेक्टिव कांटेक्ट है आउटर का। जैसा आउटर का होगा वैसे इनर का होगा, जैसे आउटर का होगा वैसे इनर का होगा बच्चों, है ना। इनर में, अरे इसकी बात यहां बना के दिखाया जा रहा है, देखो एक Ft इधर होगा तो एक Ft इधर होगा, एक आउटर के लिए एक इनर के लिए, इधर भी तो लिक्विड है। तो इफेक्टिव कांटेक्ट फिर से कितना हो गया, 2, ये N हो गया, और ये आपका हुआ टोटल पेरीमीटर,
तो एफ टी कितना हो जाएगा, 4t एल प्लस बी, 4t एल प्लस बी, तो ये हो जाएगा 4t एल प्लस बी। तो उन बच्चों का सही है, बाकी जो बच्चे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका नहीं समझ में आ रहा है। वो एरिया क्यों मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो मेरे भाई, आपको इफेक्टिव कांटेक्ट देखना है। तो इफेक्टिव कांटेक्ट मतलब ये वायर फ्रेम लिक्विड के साथ कितना लेंथ इसका इफेक्टिव, कितना जो है लेंथ इसका कांटेक्ट में है। तो बाहर भी है आउटर पेरीमीटर और इनसाइड पेरीमीटर दोनों होंगे, है ना, इनसाइड और आउटसाइड दोनों पेरीमीटर होंगे। तो एफ टी हो जाएगा 4t एल प्लस बी। ये क्लियर है सभी को? चलिए अब मान लीजिए यही हमारे पास शीट हो जाए, इसका बताओ तुम लोग। ये शीट है ना, और ये फ्लोट कर रहा है, कोई शीट है, एक थिन शीट है, एक थिन शीट है और वो फ्लोट कर रहा है। इस लिक्विड पे क्या कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सरफेस टेंशन T है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स बताओ। लेंथ L और B है, लेंथ L और B है। अभी भी गलत लिख रहे हो, हाँ 2TL प्लस बी होगा बिल्कुल, क्योंकि अब एक साइड ही होगा, इधर तो लिक्विड है नहीं। तो इधर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने मॉलिक्यूल्स, यहां पे कोई भी सरफेस टेंशन फोर्स नहीं लगेगा, केवल जो मॉलिक्यूल्स शीट के इस वाटर लिक्विड मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उन पे लगेगा। तो F अपने पास होगा T L प्लस बी, T इंटू एफ जो लगेगा वो T इंटू एल प्लस बी इंटू 2 लगेगा। ठीक है, इस साइड नहीं होगा, वहां पे वायर फ्रेम था, समझ रहे हो ना, वायर फ्रेम था तो पानी जो है अंदर भी था और पानी बाहर भी था। चलिए इसका बताओ, ये एक रिंग है, एन्युलर रिंग है ना, एन्युलर रिंग है ये। तो इस रिंग का बताओ, रेडियस आर है, थिकनेस निग्लिजिबल है, थिकनेस निग्लिजिबल है। ये सरफेस टेंशन इसका टी दिया हुआ है, तो सरफेस टेंशन टी क्या होगा, एफ टी। यस, टी इंटू ये पूरा पेरीमीटर इसका होगा 2 पाई आर, और जैसा अंदर है वैसे बाहर होगा इंटू 2, तो ये इंटू 2 हो जाएगा। तो T इंटू 4 पाई आर। अब आप लोग सीख गए, सरफेस टेंशन लिखना सीख रहे हो। अब मान लो इसी पे क्वेश्चन आपसे आया कि मुझे क्या करना है, मुझे इसको लिफ्ट कराना है, इस रिंग को लिफ्ट कराना है। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना फोर्स लगाएगा, एक्सटर्नल फोर्स कितना फोर्स लगाएगा इसको लिफ्ट कराने के लिए। मान लीजिए मास उसका m है, मास उसका m है, लिख लीजिए लिख लीजिए। समझ नहीं आया कुछ को, सुमित बाबू कुछ करना नहीं है, सरफेस टेंशन T लिखना है और जितना बॉडी का एरिया लिक्विड के साथ कांटेक्ट में है उसके इफेक्टिव पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर है तो पेरीमीटर, सर्कुमफेरेंस है तो सर्कुमफेरेंस लिख देना है। अगर दो साइड से लिक्विड टच में है तो इंटू 2 कर देना है। ये सिंपल सी भाषा यही चल रही है। चलिए इसका बताइए, एफ एक्सटर्नल क्या लिखेंगे, तो mg, यहां पे mg नीचे लगेगा, इसका वेट जो है नीचे लगेगा, और सरफेस टेंशन फोर्स, रिंग पर जो सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा, रिंग पे सरफेस टेंशन फोर्स जो लगेगा माइनस mg। ठीक है, तो एफ एक्सटर्नल है ना, वो आप लिखोगे प्लस T इंटू 4 पाई आर इक्वल टू mg, ऐसे लिख सकते हो। एफ एक्सटर्नल प्लस T इंटू 4 पाई आर इक्वल टू mg, ये लिख सकते हैं।
बॉइंट फोर्स कैसे बोल रहे हो? बॉइंट फोर्स की कोई जरूरत नहीं है, ये डूबा हुआ नहीं है, ये फ्लोट कर रहा है। जस्ट आपने जैसे लीफ है, जैसे आपका पत्ती है, सूखी पत्ती, सूखा पत्ता जो है पानी में कैसे फ्लोट करता है? वो क्या डूबा हुआ होता है? वहां कोई बॉयंसी नहीं लग रही होती है ना? वो सरफेस टेंशन की वजह से फ्लोट कर रहा होता है। ठीक है, कोई भी सूखा पत्ता है अगर फ्लोट कर रहा है किसी पानी में, तो आप क्या बोलते हो कि वो सरफेस टेंशन की वजह से, वहां कोई बॉयंसी की वजह से नहीं फ्लोट कर रहा है। तो यहाँ पे एफ एक्सटर्नल आप निकाल सकते हो, वो हो जाएगा mg-t/4πr। 4πr सबको क्लियर है? दो साइड है, ये अभी अभी आपने लिखा है सरफेस टेंशन फोर्स, ये अपना सरफेस टेंशन फोर्स है, ये एफ टी है। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है? चलिए भाई, स्लाइड में केवल डायग्राम लेके आया हूं क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है ये डायग्राम बनाने में मुझे। ठीक है, वो भी मैं बनाता ही हूं। ठीक है, वो लकली है मुझे दिख गया तो मैंने यूज कर लिया। प्लीज स्लाइड मेक विथ अस ओनली। आपको अगर डायग्राम मुझे समझ में आ रहा है, आपको डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा तो डायग्राम अभी थोड़ा छोड़ दीजिए, नोट्स देखकर बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका बताइए, इसमें फाइंड सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है, तो ये क्या है दिख रहा है तुम्हें? डिस्क है। ये तुम्हारे पास क्या है बच्चों? डिस्क है, और ये एन्युलर डिस्क है, मतलब इसका इनर और आउटर रेडियस भी है, एन्युलर डिस्क। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से। तो इसका हो जाएगा सरफेस टेंशन फोर्स, दिख ही रहा है सभी को, एफ टी। इस पे जो एफ टी लगेगा वो हो जाएगा टी इंटू 2πr, है ना? केवल 2πr, टी इंटू 2πr सरफेस टेंशन फोर्स होगा, टी इंटू 2πr। बहुत बढ़िया। इसका बताओ, इसका कितना होगा? इसका बताओ सब लोग। सरफेस टेंशन टी ही है, टी लिया है, टी इंटू, सुमन भाई आए हैं, पूछ रहे हैं टी क्या है। अरे अभी तक तुम कहां थे? टी मैंने कहा सरफेस टेंशन है, लिक्विड की प्रॉपर्टी। कितना हो जाएगा बोलो? ऊपर बाहर वाले का हो जाएगा 2πb, है ना? और प्लस ये बाहर वाले का 2πb और प्लस 2πa, 2πa अंदर वाले का 2πa, अंदर वाले का होगा 2πa और ये बाहर वाले का, ये एफ टी नेट है। ठीक है, तो t इंटू 2πa प्लस बी, टी इंटू 2π, अंदर वाले का 2πa प्लस बी, 2πa और बाहर वाले का 2πb, तो ये हो जाएगा t इंटू 2πa प्लस बी। ये लिखना ही नहीं आएगा तो आगे क्या करोगे? क्लियर हो गया सभी को? चलिए नेक्स्ट, सरफेस टेंशन डिफाइन करेंगे सरफेस एनर्जी के टर्म्स में। सरफेस टेंशन डिफाइन करेंगे सरफेस एनर्जी के टर्म्स में। कैसे? सरफेस एनर्जी क्या है देखो, अब आप एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने है। ये एक्सपेरिमेंट है कि एक वायर फ्रेम है, ठीक है, एक वायर फ्रेम है बच्चों। सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा मेरे भाई, थोड़ा बुद्धि तो कहां रखे हो? देखो इधर 2 से मल्टीप्लाई क्यों करते थे हम? 2πr होता था, r अब है नहीं, इसका आउटर सर्कमफेरेंस ले लिया 2πb, 2 से मल्टीप्लाई क्यों करोगे? इसका आउटर ले लिया 2πb और इनर वाला भी ले लिया 2πa,
तो क्यों आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे? अगर ए और बी सेम होते, देखो इफ ए इक्वल टू बी, मतलब इसका थिकनेस अगर निग्लिजिबल होता तब अपने आप आता ना 2 पाई इंटू 2a, आता कि नहीं आता? इक्वल टू आर लिखते तो 2r तब आता ना, थोड़ा भी नहीं सोचते हो आप लोग, ठीक है। तो यहां से जब ए और बी बराबर होंगे तब हम जो है इनर और आउटर का 2 पाई आर लेंगे, तब 2 आएगा, यहां नहीं आएगा। क्लियर है? चलो यहां पे आओ, सरफेस एनर्जी की बात कर रहा था। तो सबको पता है कि सरफेस एनर्जी क्या है। होता क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया जा रहा है। वो एक्सपेरिमेंट ये है कि एक पतली सी वायर फ्रेम है, उस पे आपने एक स्लाइडर लिया है, उस पे आपने एक स्लाइडर, ये वायर है, वायर को हल्का सा पकड़कर, ठीक है, ये अपना वायर फ्रेम है, ये वायर फ्रेम है, और इसमें आपने एक स्लाइडर लिया है, ठीक है। स्लाइडर मतलब इस वायर फ्रेम किस शेप का है? ऐसे इस शेप का है। ये आपका वायर फ्रेम है, इस पे आपने ये स्लाइडर लिया है। ये इस पे क्या कर सकता है? मूव कर सकता है, ठीक है। ये इस पे क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। आपने क्या किया? आपने क्या किया कि इसको पकड़ के और एक सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया। भाई निखिल, आप जो है मुझसे मैंने कई बार बोला है प्लीज आप मुझे इरिटेट मत करिए। 12th कब स्टार्ट होगी, कब क्या होगा, मैंने आपको बताया ये मेरा चैनल नहीं है, मैं ये सब चीज डिजाइन नहीं करता, मैं ये सब चीज प्लान नहीं करता। आई एम जस्ट ए टीचर। मेरा जॉब है कि जो असाइन कर दिया जाएगा बैच, उसको आके मैं पढ़ा दूंगा। कब स्टार्ट होगा, कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा, दीज ऑल थिंग्स कैन बी डन बाय अपनी कक्षा मैनेजमेंट। आई हैव नथिंग टू डू with these all sort of things. तो प्लीज डोंट रिपीटेडली आस्क सच टाइप ऑफ बकवास थिंग कि 12th कब स्टार्ट होगा, हमारा कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा। आपको हेल्पलाइन नंबर है, जस्ट यू कॉल। तो यहां पे ये अपने पास ये स्लाइडर है, और ये स्लाइडर के साथ बच्चों स्लाइडर नहीं समझते हो। एक भाई बोल रहा है स्लाइडर मतलब, अरे यार स्लाइडर का मतलब ये इस पे जो है मूव कर सकता है, वायर फ्रेम पे जो मूव कर सके, ठीक है। जो ये वायर फ्रेम है इस पे जो ये मूव कर सके, दैट इज योर स्लाइडर। तो अब आपने इसको भी पकड़ के रखा है, ठीक है, और आपने इसको सोप सॉल्यूशन में डिप किया, जिसमें बचपन में बबल बनाते थे सोप सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में आपने इसको लाके वायर फ्रेम और स्लाइडर को मिलके एक रेक्टेंगुलर एरिया दिख रहा है। तो जब हल्का सा डिप करोगे, ठीक है, जब हल्का सा डिप करोगे और छोड़ दोगे बच्चों, ये बनाया मैंने ऐसे हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल, आपने उसको डिप किया और उसको छोड़ दिया। तो जैसे ही छोड़ दोगे क्या होगा? ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है, ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स, हमेशा जो है सरफेस टेंशन फोर्स के वजह से ये स्लाइडर इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करना चाहेगा। ये एक्सपेरिमेंट आपको ये बताना चाहता है कि सरफेस टेंशन फोर्स ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द एरिया। सरफेस टेंशन फोर्स हमेशा एरिया को मिनिमाइज करना चाहेगा, ये इसकी नेचुरल टेंडेंसी है। तभी बच्चों जो आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि जो अपना रेन ड्रॉप है वो स्फेरिकल शेप क्यों लेता है? ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि स्फेरिकल शेप लेने से उसी वॉल्यूम का एरिया सबसे कम होगा, स्फेयर में सबसे कम होता है, आपको पता होगा। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब एरिया कम होगा तो सरफेस एनर्जी कम होगी, वो स्टेबिलिटी को जाएगा, वो सिस्टम स्टेबिलिटी को जाएगा। तो वही चीज मैं निकाल रहा हूं कि जब आप देखा गया कि एक्सपेरिमेंट में कि जब हमने इसको सोप सॉल्यूशन में डिप किया और यहां पे एक सोप सॉल्यूशन मिल गया, सोप थिन फिल्म मिल गया, यहां पे एक थिन फिल्म सोप सॉल्यूशन का इसके साथ और इस पूरे इसके साथ एक थिन फिल्म यहां पे क्रिएट हो गई, ठीक है, एक सोप का एक फिल्म क्रिएट हो गया। जब आप इसको छोड़ोगे तो इसकी टेंडेंसी इधर जाने की होगी ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स Ft। तो आप चाहते हो कि इसको खींच के लाना, मतलब आप वर्क कर रहे हो सिस्टम फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो। यहां पे सिस्टम फोर्स क्या है? Ft है। तो Ft के अगेंस्ट जब आप वर्क कर रहे हो तो आपका जो वर्क डन है स्लोली ले जा रहे हो, तो वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, इस फिल्म के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यही है अपनी सरफेस एनर्जी, ठीक है। तो F एक्सटर्नल फॉर स्लाइडर
टू मूव वेरी स्लोली, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, फॉर स्लाइडर टू मूव वेरी स्लोली, फॉर स्लाइडर टू मूव वेरी स्लोली आप क्या बोल सकते हो कि एफ एक्सटर्नल जो होगा वो किसके बराबर होगा, एफ टी के। और एफ टी क्या होगा बच्चों, अगर इसका लेंथ एल है तो एफ टी क्या लिखोगे, टी इंटू, आप लोग एफ टी के बारे में बताइए जरा जल्दी से, एफ टी क्या लिखेंगे, स्लाइडर ऐसा है मतलब एक वायर जैसा, तो एफ टी क्या लिखोगे जल्दी से बताओ, इसका लेंथ एल है, अगर इसका लेंथ एल है, इसका लेंथ एल है, ठीक है, इसका लेंथ एल है, टी इंटू एल, गलत हो गया भाई दुर्गेश, तुमने ध्यान नहीं दिया, वंशिका आपने बहुत सही बताया है, और साहिल आप उसमें एल प्लस एक्स क्यों जोड़ रहे हो मेरे भाई, लेंथ तो सेम है ना बच्चा, लेंथ तो सेम है, ये एल थोड़े है, स्लाइडर का लेंथ है, स्लाइडर का ये लेंथ ए बी, मैं लिख दे रहा हूं, तो एल जो है बेसिकली एल ए बी है, एल ए बी है, एल प्लस एक्स क्यों जोड़ रहे हो हैं, ये एल, इसकी जरूरत क्या है, आपको स्लाइडर की लेंथ पे फोर्स लग रहा है ना, तो स्लाइडर का लेंथ तो फिक्स है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कांटेक्ट एरिया 2 होगा, जो थिन फिल्म बनेगी, देखो ये स्लाइडर है, इस स्लाइडर के नीचे भी सोप सॉल्यूशन होगा, ऐसे नीचे भी होगा और ऊपर भी होगा, ऐसे एक मेम्ब्रेन होगा ना, वो मेम्ब्रेन सोप सॉल्यूशन जो बबल आप फुलाते हो, तो वो जो सोप की बबल होती है उसकी थिकनेस तो बहुत निग्लिजिबल होती है ना, वैसे ही यहां पे एक सोप सॉल्यूशन बनेगा, तो ऊपर वाले को लेगा और ये नीचे वाले को भी लेगा, तो यहां 2 कांटेक्ट सरफेस होंगे। अभी अभी इतना सिखाया फिर भी नहीं बता पाए बहुत लोग, इसके पहले आपको मैंने अभी वो रॉड का कराया तो था, वही चीज तो हो रही है, क्लियर है, तो एफ एक्सटर्नल हो जाएगा टी इंटू 2L, तो अब डी डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या लिखोगे, वो हो जाएगा एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स, और एफ एक्सटर्नल कितना है, टी इंटू 2L डी एक्स, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल, तो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल हो जाएगा टी इंटू 2 इंटू एल डी एक्स, टी इंटू 2 इंटू एल डी एक्स, ठीक है। अब मुझे बताओ कि एल डी एक्स क्या है, ये एल है ये डी एक्स है, तो आप जो डी एक्स हुए हो तो एल डी एक्स इज बेसिकली वोट एरिया स्वेप्ट, है ना, एरिया स्वेप्ट, एल डी एक्स क्या है, इसका एरिया स्वेप्ट है, तो आप क्या लिख सकते हो यहां पे, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू टी इंटू ए इंटू, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटू 2, और 2 इंटू ए को हम ए इफेक्टिव बोल सकते हैं, जैसे एल इफेक्टिव था, ए इफेक्टिव क्या है, एरिया ए इंटू नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस, एरिया ए इक्वल टू ए इंटू नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट, यहां पर जिस पे थिन फिल्म बनी है वो थिन फिल्म जो बनी है वो 2 कांटेक्ट पे है स्लाइडर के, एक ऊपर वाले और एक नीचे वाले पे, ठीक है। स्लाइडर की वजह से बबल तो डिफॉर्म, अरे कौन है यार, अर्नो भाई जहर मत बो यार, निकल लो यहां से, यहां बबल ओबल का क्या लेना देना यार, यहां कहां बबल बन रहा है अभी, यहां तो एक सोप सॉल्यूशन बन रहा है, वो कैसा, एयर का, ये रेक्टेंगुलर सोप सॉल्यूशन बन रहा है। मैं कई बार बोला हूं कि उन लोगों को मैं बिल्कुल भी, मैं फिर से एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस देना चाहता हूं उन बच्चों को जिनका प्रोसेसर जो है केवल बोर्ड के लिए, स्कूल के लिए या फिर जेई मेंस के लिए बना हुआ है, जो घुस के फिजिक्स पढ़ना नहीं चाहते हैं, या तो वो चुपचाप पढ़े या अपने इस तरीके के टैलेंटेड कमेंट्स प्लीज मत करिए, बहुत तकलीफ होता है, मैं कितने लोगों का एक कमेंट लूंगा। तो टी इंटू ए, यहां पे तुम्हें बबल फॉर्मेशन कहां दिख रहा है, यहां कहां बबल बन रहा है, कुछ भी बोल देते हो, ए इफेक्टिव ए इंटू नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस, ठीक है।
तो ये डी डब्ल्यू एक्सटर्नल होगा। अब इसी को डी डब्ल्यू एक्सटर्नल को आप क्या बोल सकते हो, डी यू भी लिख सकते हो, इसी को आप डी यू भी लिख सकते हो। ठीक है, तो डी यू अपने पास आ जाएगा कितना, इसको डी यू लिख सकते हो, एक स्टेप और लिख लो, 2TL dx को आप जहां से जहां लिखना चाह रहे हो, मान लो 0 से x लिखना चाह रहे हो तो आप 0 से x लिख दो, तो पूरा सोप सॉल्यूशन। और ये हो जाएगा, जब ये x 0 था तो ये 0 ले लिया, कोई भी सोप सॉल्यूशन नहीं था यहां पे, ये देखो स्लाइडर यहां पे था, तो इनिशियली स्लाइडर यहां पे था, धीरे धीरे इसको हम पुल आउट कर रहे हैं, तो यहां से ये u हो गया। तो एब्सोल्यूट एनर्जी आएगी T इंटू एल इंटू एक्स इंटू 2, ये एरिया हो जाएगा, ये नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस, तो T इंटू ये एरिया इंटू 2, जिसको आप लिख सकते हो T इंटू ए इफेक्टिव। जनरली ए इफेक्टिव को ही हम ए लिखते हैं। तो आपने एक चीज देखा कि सरफेस टेंशन को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो सरफेस टेंशन आप डिफाइन कर सकते हैं सरफेस एनर्जी जितने में वो थिन फिल्म थी, सरफेस एनर्जी अपॉन में एरिया, सरफेस एनर्जी अपॉन में एरिया। तो सरफेस टेंशन को हम दूसरे वे से भी लिख सकते हैं, सरफेस टेंशन को हम फिर बोल सकते हैं सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो बच्चों आपको एक नई चीज मिली, जैसे फोर्स पर यूनिट लेंथ इज सरफेस टेंशन, सिमिलरली वी कैन डिफाइन सरफेस एनर्जी के टर्म्स में सरफेस टेंशन को सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया। और तभी मैंने आपको कहा था कि सरफेस टेंशन फोर्स हमेशा देखो एरिया, सरफेस टेंशन एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सरफेस टेंशन फोर्स सरफेस टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एरिया जितना ज्यादा होगा सरफेस टेंशन फोर्स उतना ज्यादा होगा, एनर्जी उसकी उतनी ज्यादा होगी और वो स्टेबल नहीं होगा। तो स्टेबिलिटी के लिए पोटेंशियल एनर्जी को कम होना है, इसीलिए हमेशा उसका सरफेस टेंशन का नेचर है कि इट ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, इट ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया फॉर स्टेबिलिटी। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है, बहुत स्लोली मूव करा रहे हैं, बहुत स्लोली मूव करा रहे हैं। माइनस डी यू नहीं होगा, मैंने कहा ना, सब भूल चुके हो, माइनस डी यू नहीं होगा, ये एक्सटर्नल एजेंट है, सिस्टम नहीं है। डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू प्लस डी यू एंड डब्ल्यू माइनस डी यू सिस्टम इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय सिस्टम। बताओ इस लेवल पे आके आप ये सब डाउट बता रहे हो, कुछ नहीं पढ़ते हो यार। डी डब्ल्यू एक्सटर्नल है, ये है ना, सिस्टम होता तो माइनस डी यू होता, दिस इज एक्सटर्नल। ठीक है, ये क्लियर है सभी को, ये सभी को क्लियर है भाई। चलिए, तो इसमें दो चीजों पे अब बात करेंगे, लिक्विड ड्रॉप, जैसे ये लिक्विड ड्रॉप है और ये है बबल, सोप बबल। लिक्विड ड्रॉप एंड सोप बबल। तो यहां पे अगर लिक्विड ड्रॉप का मतलब है कि पूरा वो लिक्विड से भरा हुआ, ठीक है, तो यहां पर अब किनके बीच में कोहेसिव और एडेसिव फोर्स लगेगा, तो केवल सरफेस मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स मैं बना रहा हूं इनके साथ क्या है, देखो इनके साथ लिक्विड लिक्विड इंटरेक्शन है और लिक्विड का एयर के साथ इंटरेक्शन है। तो केवल जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं दे हैव कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस। तो यहां पे केवल कांटेक्ट, अब बल्क में लोगे तो यहां तो चारों तरफ लिक्विड का लिक्विड के साथ ही है, ठीक है। तो चलो बताओ यहां पे सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स बताओ या सरफेस एनर्जी बताओ। चलो सरफेस एनर्जी क्या होगी, सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड ड्रॉप, जल्दी बताइए। सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड ड्रॉप, जल्दी बताइए। टी जो है सरफेस टेंशन है, जल्दी बताइए। दिस इज ए ड्रॉप, इट इज ए 3 डायमेंशनल स्फेयर है ये। तो बताइए लिक्विड ड्रॉप के लिए
स्फेयर है मेरे भाई, बबल कभी भी 2 डायमेंशनल हो सकता है क्या भाई प्रणव? बबल कभी भी 2 डायमेंशनल हो सकता है क्या? आपने बबल बनाया होगा बचपन में, आप 2 डायमेंशनल बबल बना देते थे क्या? टी इंटू 2 पाई आर क्यों लिख रहे हो फिर? टी इंटू, अभी आपने पढ़ा सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया दैट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। तो सरफेस एनर्जी क्या होगा? टी इंटू एरिया, और इंटू 2 नहीं होगा, इंटू 2 नहीं होगा क्योंकि यहां पे कांटेक्ट एक ही है, मैंने अभी बताया कोहेसिव और एडेसिव केवल आउटर वाले पे लग रहा होगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो T इंटू 4 पाई r², ये होगा सरफेस एनर्जी। किसी लिक्विड ड्रॉप की जो सरफेस एनर्जी है बच्चों, वो होगी T इंटू 4 पाई r²। तो किसी लिक्विड ड्रॉप की जो एनर्जी होगी वो होगा T इंटू 4 पाई r²। ये सभी को क्लियर है क्या? ठीक है। 2 क्यों नहीं होगा अभी भी पूछ रहे हैं भाई साहब। अरे भाई आपको कोहेसिव, और आप बताओ इसके नीचे वाले की बात करते हो तो ये तो मॉलिक्यूल लिक्विड लिक्विड के साथ है, यहां पे तो इक्वल फोर्सेस लगेंगे। लिक्विड के अंदर बल्क में कोई मॉलिक्यूल लोगे तो उसके चारों तरफ उसी के जैसे मॉलिक्यूल होंगे, तो उस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। जबकि सरफेस पे लेंगे तो यहां पे एयर लिक्विड इंटरेक्शन, कितनी बार बताया जाए यार, लिक्विड इंटरेक्शन, और यहां क्या होगा? लिक्विड लिक्विड इंटरेक्शन, इस पे लिक्विड लिक्विड। लिक्विड लिक्विड इंटरेक्शन, ठीक है। चलिए इसका बता दीजिए। सोप बबल है तो बबल तो जानते हो, अरे बबल तो देखा है। बबल में क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होता है उसमें सोप सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर एयर होती है, उसके बाहर भी एयर होती है, और बीच में जो सोप का सॉल्यूशन है केवल उसमें सोप होता है। तो यही चीज है, ये बबल है, यहां पे एयर है, इधर भी एयर है, दिख रहा है सभी को? दोनों तरफ एयर है, ये केवल सोप सॉल्यूशन है। ठीक है। जो ब्लू से मैंने बनाया है, केवल उतने में सोप सॉल्यूशन है। तो सभी बच्चों को अब क्लियर हो गया। अब क्या लिखोगे? इसके ये जो सोप सॉल्यूशन का ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, दोनों पे लिक्विड का, इसका सोप सॉल्यूशन एयर का इंटरेक्शन, यहां भी एयर और सोप सॉल्यूशन का इंटरेक्शन, यहां भी एयर और सोप सॉल्यूशन का इंटरेक्शन। तो ये दोनों है, दोनों पे लगेगा, ये समझ गए होगे? सभी बच्चों को क्लियर है आई थिंक अब? ठीक है। तो क्या लिखेंगे? एफ सरफेस एनर्जी सोप बबल की टी इंटू 4 पाई r²। आप बोलोगे सर इनर और आउटर रेडियस, आपको पता है कि वो एक मेम्ब्रेन है, उसका रेडियस या उसका थिकनेस इनसाइड और आउटसाइड का बहुत कम होगा। सोप सॉल्यूशन, जो सोप बबल आप बनाते हो, तो उसका जो थिकनेस है वो बहुत स्मॉल होगा। तो इनर और आउटर रेडियस सेम लेके चल रहे हो। तो T इंटू 4 पाई r² इंटू, यहां इफेक्टिव कॉन्टेक्ट 2 है बच्चों, यहां इफेक्टिव कॉन्टेक्ट 2 है, तो यहां लिखा जाएगा T इंटू 8 पाई r²। तो ये दो फॉर्मूला याद भी होना चाहिए, हालांकि याद के आप तो लिख ही लोगे, बट ये पता होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए कि इसमें 2 से क्यों मल्टीप्लाई हुआ है। ये शायद सभी को क्लियर होगा, ब्लाइंडली कुछ रटिए मत। ये क्लियर है बच्चों? चलिए इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एन लिक्विड ड्रॉप कोलसेक टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप। एक वर्ड है जो बहुत बच्चे नहीं समझ पाएंगे, कोलसेक। कोलसेक का मतलब कंबाइन, टू कंबाइन है ना, साधारण अंग्रेजी में टू कंबाइन। ठीक है। आपने अच्छा देखा होगा ऐसा फिनोमिना, जब नहाने के लिए जाते हो तो बाल्टी में पानी भरते हो अभी, और पानी कुछ लेवल तक आ जाता है, और पानी बहुत तेजी से नहीं, थोड़ा धीरे भरते हो, है ना, तो उसमें छोटे छोटे बबल्स बनते हैं और वो आपस में जाके मिलते हैं।
आपने बाल्टी में फिनोमेना देखा होगा अक्सर कि छोटे छोटे बबल बनते हैं, वो आपस में आके मिल जाते हैं और एक बड़ा बबल बनाते हैं। ठीक है भाई, ये रेडियो मिर्ची का कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल रहा है भाई प्रकाश। मैंने अपने लेवल पे बहुत कुछ बता दिया, आप फिर से वीडियो देखिएगा कि सर क्यों 2 क्यों आया। ठीक है, मैंने बता दिया। रेडियो मिर्ची वाला प्रोग्राम नहीं कि सर वो गाना फिर से बजा दीजिए, सर वो गाना फिर से बजा दीजिए। तो मैं गाना बजाने वाला हूं नहीं कि आपका बार बार वो मनपसंद गाना बजाऊं। तो आप वीडियो देख लीजिएगा फिर से, एक ही चीज को मैं बार बार नहीं कर सकता, ऐसे ही कोर्स बहुत लटका पड़ा हुआ है। कोलसेक, ठीक है, कोलसेक का मतलब होता है टू कंबाइन। ध्यान से सुनिए, मैं बहुत टाइम लेके समझाता हूं, मैं बहुत टाइम लेके समझाता हूं कोई भी चीज, एक बार नहीं 2 बार अपने आप समझा देता हूं अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे आप देखिए क्या है, यहां पे बोला जा रहा है कि एन ड्रॉप्स हैं, एन ड्रॉप्स हैं जिसका रेडियस आर है, ये कोलसेक होके कोई बिगर ड्रॉप बना रहे हैं, बिगर ड्रॉप बना रहे हैं। तो हमें चेंज इन एनर्जी निकालनी है, डेल्टा यू निकालना है इस फिनोमेना पे। सरफेस एनर्जी में कितना चेंज हुआ है, ठीक है, सरफेस एनर्जी में कितना चेंज हुआ है। तो बच्चों ये देखो कि वही सोप लिक्विड ड्रॉप है, ये सोप बबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, लिक्विड ड्रॉप है। तो लिक्विड की नेचर तो चेंज नहीं है, सरफेस टेंशन तो लिक्विड की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, वो एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की। जब लिक्विड चेंज होगा तो उसका सरफेस टेंशन भी चेंज होगा, उस लिक्विड का पर्टिकुलर सरफेस टेंशन चेंज होगा। तो अब यहां पे टी और ये टी, तो यहां पे बच्चों एन ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ा गोला बना रहे हैं, ठीक है, एक एन ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ा बबल बना रहे हैं, सॉरी लिक्विड ड्रॉप बना रहे हैं। तो अब आपको सरफेस एनर्जी लिखना है तो यूआई लिखना तो आता है बच्चों। यूआई क्या होगा, एन इंटू 4/3, सॉरी सरफेस एरिया लिखते हैं तो 4πr² इंटू टी। ठीक है, तो लिक्विड की एनर्जी अभी अभी आपने पढ़ी यही होती है, ऐसे एन ड्रॉप्स थे तो एन लिख दिया। यू फाइनल क्या होगा, वो हो जाएगा टी इंटू 4πR²। एक बबल बनेगा तो टी इंटू 4π। अब जो चेंज है फाइनल माइनस इनिशियल, तो उसके लिए आर और आर में एक रिलेशन चाहिए। आर और आर में रिलेशन आप वॉल्यूम या मास कंजर्व करके निकाल सकते हैं। यहां डेंसिटी भी सेम है, तो आप मास कंजर्वेशन बोलिए या वॉल्यूम कंजर्वेशन बोलिए, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 4/3πr³ एक इंडिविजुअल इंटू एन इज इक्वल टू 4/3πR³। तो 4/3π कैंसिल हो गया, आर हो गया r इंटू एन की पावर 1/3। आर हो गया एन की पावर 1/3 और ये आर। ठीक है, तो आप यहां पे इसको पुट कर सकते हैं और फाइनली डेल्टा यू निकाल सकते हैं। तो डेल्टा यू बच्चों क्या लिखेंगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल होगा टी इंटू 4π, कॉमन ले लीजिए, R² इंटू एन इंटू R², ये लिख सकते हैं। अब t इंटू 4π, इस r को आप ये लिख सकते हैं R² n की पावर 2/3। n इंटू 4πR² इंटू टी, तो t इंटू 4π n इंटू R²। और r को लिख सकते हैं आप R² n की पावर 2/3 माइनस R² इंटू एन, ऐसे लिख सकते हो। अब इसमें कॉमन निकाल लो, तो t इंटू 4πR² और n कॉमन ले लो, तो आएगा n की पावर 1/3 माइनस 1, ये आएगा डेल्टा यू।
ये आएगा डेल्टा यू, चेक करना जरा, ठीक है। एन कॉमन क्यों नहीं है? आर को जब पुट करोगे, जब आर को पुट करोगे तो उसके साथ ये एन रहेगा ना, एक एन, सही है, एन कॉमन रहेगा ना। यू इनिशियल में भी एन था, एन कॉमन रहेगा, 1/3, हाँ क्लियर है। चलिए, तो इस तरीके से आप बता सकते हो। अब इसमें मान लो डेल्टा यू पॉजिटिव आता है, इससे क्या प्रिडिक्ट करोगे? ऐसे क्वेश्चन में मान लो आपसे पूछा जाए कि डेल्टा यू पॉजिटिव आता है, -1/3 होगा, हाँ -1/3, ठीक है ठीक है, -1/3, -1/3 बिल्कुल रजत सही है आपका। तो यहां पे अपने पास अगर डेल्टा यू अपना पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल से ज्यादा है। अगर डेल्टा यू पॉजिटिव आता है इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल से अपनी क्या है, ज्यादा है। और जब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी मतलब उसको वर्क किया गया होगा तभी ना। और अगर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी मतलब सिस्टम ने खुद वर्क किया, वो अपने आप कॉल से खो जाएंगे, सिस्टम खुद वर्क कर रहा होगा और वो एनर्जी गई कहां है, हीट में चली जाएगी, ठीक है, हीट में चली जाएगी, वो हीट में चली जाएगी। क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है सभी को? देख लीजिए, ये क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। किसी लिक्विड ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर कितना होगा वो हमें निकालना है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, जो लिक्विड ड्रॉप है उसमें एक्सेस प्रेशर कितना होगा, ठीक है। अब देखो मान लो ये लिक्विड ड्रॉप है, मैंने तुम लोगों को याद है मैंने बताया था कि जैसे एक रिंग है, अगर पूरे बॉडी को देखते हो वो रोटेट कर रही है, तो इसमें हम टेंशन निकाल रहे थे, याद आ रहा है? तो मैंने कुछ कट किया था, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको पता है कि अगर सरफेस टेंशन भी एक इंटरनल फोर्स है, अगर पूरे लिक्विड को देखोगे तो सरफेस टेंशन फोर्स आपका वो हमेशा 0 आएगा, है ना। तो उसको करने के लिए मैंने क्या किया, इस लिक्विड ड्रॉप को हाफ से ब्रेक कर दिया, मैंने इसको क्या किया, आधा कट कर दिया। ऐसे ये एग्जिस्ट कर रहा है और स्टेबल पड़ा हुआ है इक्विलिब्रियम में, तो उसको यहां से आधा कट कर दिया। तो जब बच्चों इसको आधा कट कर दोगे तो आधा हेमिस्फेयर मिलेगा, फुल सॉलिड हेमिस्फेयर मिलेगा आपको, ये लिक्विड से भरा हुआ। अब आप मुझे बताओ कि यहां सरफेस टेंशन फोर्स मैं आपको विजुलाइज करा रहा हूं कि सरफेस टेंशन फोर्स कैसे करेंगे। भाई आशीष आपके इस बकवास क्वेश्चंस का आपको मैं ब्लॉक कर दूंगा तुम्हें, ठीक है, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, ये बकवास आप अगर कर रहे हो तो ये सब फर्जी चीजें मत करिए। यहां पे 2 मंथ्स में पूरा सिलेबस कैसे खत्म करें, मैं ठेका लेके रखा है तुम्हारा, हाँ, कि आप जो है 1 हफ्ते में कैसे खत्म करोगे, 1 महीने में कैसे करोगे। 8 महीने से कोर्स चल रहा है 99601, जिसकी भी आईडी अभी मैं ब्लॉक कर दूंगा हमेशा के लिए। आप ये सब कोई भी, मैं सभी को ये रिक्वेस्ट मोड में बोल रहा हूं कि मुझसे केवल डाउट पूछिए और अपना पढ़ाई करिए। 2 महीने में कोर्स कैसे खत्म होगा, 2 महीने में रिवीजन कैसे होगा, बैकलॉग कैसे होगा, ये फर्जी चीजें मत पूछिए। 8 महीने से आदमी फेडअप हो गया यही सब बकवास सुन के। जो पढ़ने लिखने वाले हैं वो ये सब बकवास नहीं करते हैं, फर्जी लोग आके यहां पे बकवास करते हैं। और नहीं रिप्लाई करने पे आप अंडरस्टैंड लिख रहे हो, इथिक्स भी खो चुके हो। आप यहां से जाइए, अदरवाइज मुझे फिर हमेशा के लिए आपको कैंसिल करना पड़ेगा। आप सिक थे तो मैं क्या करूं भाई, सिक थे तो आराम से करिएगा, आप बीमार थे तो अभी आप पढ़िए, जब आपको टाइम मिलेगा। अभी आपको बहुत सारे आपके सिलेबस खत्म हो गए हैं, धीरे धीरे रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें मैं आपसे और क्या बकवास करूं, मैं आपको क्या बताऊं, जो मैं बोलूंगा वो आप पहले से जानते हो।
पढ़ाने दिया करो यार, ठीक है, बाकी बच्चों का नुकसान मत करो। तो यहां पे बच्चों ये हेमिस्फेयर है, ये फिजिक्स है, ठीक है। मैं कुछ भी ऐसे एक इक्वेशन लिख दूंगा तो आप समझ जाओगे, ऐसा नहीं होगा। या मैं बोलूंगा कि इस चीज को रट लो, ये चीज होता है, ये रूल है, नहीं होगा। फिजिक्स में आपको घुस के समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा शांति से अपना माहौल बनाओ जिससे मैं आपको समझा पाऊं। तो पी एटीएम इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये यहां पर देखो, तो मैं इसको कट कर रहा हूं। अब इसमें बहुत लोगों से मैं पूछूंगा कि ये सरफेस टेंशन फोर्स का जो डायरेक्शन है मैंने ऐसे क्यों बनाया है। बाहर का प्रेशर है पी एटीएम, और इसका जो प्रोजेक्टेड यहां पे क्या लग रहा होगा, यहां पी एटीएम है, तो इस पी एटीएम का जो फोर्स लग रहा होगा इस हाफ ऑफ द हेमिस्फेयर पे, इसका प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं, याद है सबको, प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं। तो यहां पे अपने पास पी एटीएम इंटू पाई आर स्क्वायर, पी एटीएम इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात। अब इधर आ जाओ, यहां पे प्रेशर है कुछ पी, तो इसके वजह से देखो एक आधी लिक्विड इधर है, इस आधे लिक्विड की वजह से इस वाले लिक्विड पे प्रेशर लग रहा है, इस प्रेशर की वजह से इस आधी लिक्विड के ऊपर फोर्स लग रहा है। तो क्या लिखे, P इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिखा मैंने P इंटू पाई आर स्क्वायर। ये P क्या है बच्चों, इनसाइड का प्रेशर, लिक्विड के इनसाइड का प्रेशर, और वो हाफ ऑफ द लिक्विड सरफेस इस हाफ वाले पे प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर फोर्स लगा रहा है। तो इसका भी प्रोजेक्टेड एरिया यही होगा। तो P इंटू पाई आर स्क्वायर, पी एटीएम इंटू पाई आर स्क्वायर, ये दो फोर्स क्लियर है। अब आ जाओ सरफेस टेंशन की बात करते हैं। तो सरफेस टेंशन कैसे होगा, इसको थोड़ा सा विजुलाइज करो, इसको थोड़ा सा विजुलाइज करो, इसको थोड़ा सा विजुलाइज करो। आप ये सोचो कि ये हाफ बबल है, ये ऐसे हाफ बबल है, मतलब आपको ये यहां पे दिख रहा है, ये आधा बबल है, आपको कट कर दिया, ठीक है बच्चों। अब ये हेमिस्फेयर है, तो ये जो टॉप वाला पार्ट है ये पूरा ऐसे होगा। तो यहां पर जो परपेंडिकुलर लिखोगे इस पे सरफेस पे, सरफेस टेंशन इज ऑलवेज टेंजेंट, टेंजेंट टू द सरफेस। तो अब हाफ के लिए बच्चों सरफेस टेंशन अगर ये हेमिस्फेरिकल है, तो जो आपने ये कट किया है, इधर देखो ना, ये ऐसे देखो, ऐसे समझ में आएगा, ये देखो, ये आधा है, ठीक है। तो इस पे जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट ऐसे ही तो होगा बच्चों, शायद सबको समझ में आ गया होगा। ये जो टेंजेंट होगा, ये कर पार्ट पे आधे वाले पे जो टेंजेंट होगा वो इस पे ऐसे ही तो होगा, ये सब पे जो टेंजेंट होगा वो इधर होगा। आई थिंक सभी को क्लियर है, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी से। सभी को क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए ये सरफेस टेंशन फोर्स है। तो अब इस पे कितना लगेगा, इफेक्टिव एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, एफ टी क्या लिखोगे, एफ टी क्या लिखोगे, टी इंटू ये पूरा कितना इसका इफेक्टिव कांटेक्ट है, ये जो आप देख रहे हो ये पूरा एफ टी कितने पे लग रहा है, टी इंटू, जल्दी बोलो, टी इंटू एफ टी कितने में लग रहा है, ये जो एफ टी है ये पूरा कितने में लग रहा है, टी इंटू, यस बहुत बढ़िया, 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा सरफेस टेंशन। और फॉर इक्विलिब्रियम, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो होगा, इस पे नेट फोर्स जीरो होगा बच्चों। तो नेट फोर्स जीरो करो, क्या लिखोगे, इस साइड का फोर्स क्या है, P इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ टी प्लस पी एटीएम इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आपको एक्सेस प्रेशर P मिलता है,
एफ टी क्या लिखोगे, पहले एफ टी लिख लो, P इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ टी होगा T इंटू 2 पाई आर प्लस पी एटीएम इंटू पाई आर स्क्वायर। तो P क्या हो जाएगा, 2T अपॉन आर प्लस पी एटीएम। तो एक्सेस प्रेशर क्या होगा, P माइनस पी एटीएम, और वो ज्यादा होगा, दिख रहा है आपको, 2T बाई आर। तो ये आपके लिए फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कई बार ये सब जेई मेंस के लिए, ये टॉपिक जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पीवाईक्यूज करेंगे तो हाँ हेमिस्फेयर है भाई, आपको क्या दिख रहा है, ये हेमिस्फेयर नहीं है, आप क्या डाउट पूछ रहे हो रिम्मी, आपको एक सॉलिड स्फेयर से आधा कट करेंगे तो हेमिस्फेयर मिलेगा, इसमें क्या डाउट पूछ रहे हो। P माइनस पी एटीएम जो होगा 2T बाई आर, तो दिस इज द एक्सेस प्रेशर। ये फॉर्मूला है एक्सेस प्रेशर का। लिक्विड ड्रॉप, ठीक है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, P माइनस पी एटीएम इक्वल टू 2T बाई आर। पाई आर स्क्वायर क्यों लगेगा भाई, आपने कुछ नहीं सीखा आज पूरे क्लास में, मतलब आपको इतना सरफेस टेंशन की प्रैक्टिस करा दिया। सरफेस टेंशन फोर्स जो होता है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ होता है, आप उसको पाई आर स्क्वायर कर रहे हो, आपने कुछ नहीं सीखा अभी तक। ये जो सरफेस टेंशन फोर्स होता है वो एफ टी, वो टी इंटू 2 पाई आर होता है, लेंथ होता है। तो इफेक्टिव लेंथ कितना है, ये वाला आधा हेमिस्फेयर पूरे से कितने कांटेक्ट में होगा, तो T इंटू 2 पाई आर, ठीक है, ये चीज लिखी गई है। आप पाई आर स्क्वायर बोल रहे हो, वो एरिया है क्या, एनर्जी, सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया सरफेस टेंशन होता है। जब एनर्जी को एरिया से डिवाइड करेंगे सरफेस एरिया से, तब सरफेस टेंशन मिलेगा। तो पढ़ाई यही बात है, आप क्लास में कितना फोकस हो रहे हैं, क्लास से कितनी चीजें गेन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, एक बार नहीं कर पा रहे हैं तो दोबारा पढ़िए, और कोई चारा नहीं है। लिक्विड के अंदर का प्रेशर बिल्कुल ज्यादा है, ठीक है, अगर लिक्विड के अंदर का प्रेशर ज्यादा नहीं होगा तो लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप खुद सोचो, लिक्विड के अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा हो और ये अंदर का कम हो तो लिक्विड कभी भी एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड कोलैप्स हो जाएगा। क्लियर है, चलिए, तो P माइनस पी एटीएम इक्वल टू 2T बाई आर, दिस इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। अब बात करते हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप सॉल्यूशन, ठीक है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल। जो आप सोप बबल बनाते हो उसमें एक्सेस प्रेशर क्या होगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इसी फॉर्मूले को। कौन से, लिक्विड वाले को। कैसे यूज करेंगे, देखो, हम ये मान के चलेंगे इधर एयर है, तो ये एयर का लिक्विड ड्रॉप ले लेंगे, और इसको जो है हम, मतलब 2 बार हम लिक्विड का फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे, देखिए, ये जो एयर है, ठीक है, ये जो एयर है, इस पूरे को, एक एयर है हर जगह, तो इसको एक बबल मान लो, ठीक है, इसको आप एक बबल मान लो, ठीक है। तो इसको जब आप लिक्विड का, एयर का बबल मानोगे तो ये एयर 1 और ये 2, तो 1 और 2 के बीच में, और इधर पूरा क्या है, इधर अपने पास क्या है, पूरा इसका प्रेशर जो है सोप सॉल्यूशन, इसका प्रेशर यहां पे इनसाइड कुछ P मान लीजिए, इसका प्रेशर कुछ, अच्छा इसका हमने P लिखा हुआ है, इसको कुछ P1 P2 कर लीजिए, यहां P1 P2 कर लीजिएगा, P मत लिखिए, P1 P2 कर लीजिए। तो यहां का प्रेशर मैंने P1 ले लिया, ठीक है, इसका प्रेशर यहां के सोप का P2 ले लिया, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि P1 और P2, एक चीज और बताना है मुझे, आपने एक चीज यहां से और गौर किया होगा कि जिस तरह प्रेशर ज्यादा होगा वो सरफेस कॉनकेव होगा, ये देख पा रहे हैं। तो कॉनकेव सरफेस है, मान लो यहां पे 1 है और ये 2 है, ठीक है, तो कॉनकेव सरफेस होगा तो P1 ग्रेटर देन P2 होगा। अगर सरफेस अपना कॉनकेव है तो जिधर कॉनकेविटी होगी उधर अपना प्रेशर ज्यादा होगा। हाँ, थिकनेस कंसीडर नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली, इनर और आउटर रेडियस R लेके चलेंगे।
ठीक है, तो जिधर आपका सरफेस ज्यादा होगा प्रेशर इज मोर ऑन कॉन्केव साइड। प्रेशर जो है कॉन्केव साइड अपना प्रेशर ज्यादा होगा, कॉन्केव साइड अपना प्रेशर ज्यादा होगा। यहां आइए, तो यहां पे अब लिखिए, पहले के लिए क्या लिखे, 1 और 2 के बीच में, बिटवीन 1 और 2। 1 को आप क्या मान के चल रहे हैं, पूरा एक लिक्विड का एक एयर का लिक्विड, सॉरी एयर का ड्रॉप, मतलब जैसे लिक्विड का ड्रॉप है वैसे आप यहां पे एयर का एक ड्रॉप मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आ जाओ, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इसका रेडियस R1 है और इधर P2 है। तो फॉर एयर, केवल हम एयर के लिए लिख रहे हैं, तो एयर के लिए कॉन्केव एयर की तरफ है, इधर 1 है और इधर 2 है। ठीक है, और एयर साइड कॉन्केव माने हो और एयर साइड का रेडियस है R1, एयर साइड का रेडियस है R1। तो बाय द फॉर्मूला आप इसको एक एयर बबल मान सकते हो पूरा। तो सॉरी, एयर का मतलब लिक्विड का जैसे ड्रॉप था, इसमें आप ये मानो कि पूरे में लिक्विड के जगह एयर भरा हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहां पे, P1 माइनस P2, कॉन्केव साइड ज्यादा, इक्वल टू 2T अपॉन R1, 2T अपॉन R1। ठीक उसी तरीके से अब आप लिक्विड को लो, तो लिक्विड कह रहे हैं सोप सॉल्यूशन, इधर है सोप सॉल्यूशन और ये 2 है पॉइंट, और यहां पे 3 है जो कि PATM है, और ये रेडियस आपका कितना है, R2। ये रेडियस कितना है आपका, R2। ये रेडियस है R2, तो ये हो जाएगा P2 माइनस PATM इज इक्वल टू 2T बाई R2, 2T बाई R2। ठीक है, तो यहां पे 1 हो गया, ये 2 हो गया। आपको क्या चाहिए था, P1 माइनस PATM, तो P2 को हटा देते हैं, जोड़ देते हैं, तो P1 माइनस PATM यही हो जाएगा। तो एक्सेस प्रेशर यहां का और बाहर के बीच का मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 2T 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। P1 माइनस PATM इक्वल टू 2T 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, तो यहां पे अब देखो, अगर बबल है, फॉर बबल बहुत थिन होता है, तो R1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R2 इक्वल टू R ले सकते हैं। R1 और R2 जो इनर और आउटर रेडियस है उसको हम लोग R ले सकते हैं। ये क्लियर है। 2T क्यों किया, अरे भाई 2T मैंने तभी तो बताया, इसको मैं एयर का एक ड्रॉप मान रहा हूं, एज्यूम एज एयर ड्रॉप। इसको आप सोप का ड्रॉप मान रहे हो, पूरे को, इस वाले को पूरे को सोप का एक ड्रॉप मान रहे हो, पूरे में आप इसको क्या मान के चल रहे हो, इसको सोप ड्रॉप एज्यूम करिए। ठीक है ना, तब से मैं यही चिल्ला रहा हूं बार बार कि यहां एयर जो भरा हुआ है इसको आप एयर का एक ड्रॉप मानो, और ये जो लिक्विड सोप भरा हुआ है उसको सोप का ड्रॉप मारो, और फिर ड्रॉप का फॉर्मूला लगाओ। तो ड्रॉप के फॉर्मूले में 2T आता है, वहां से हमें अब ये पता चला, तो फाइनली हमें रिजल्ट मिला P1 माइनस PATM। जिनको ये सब नहीं पच रहा है वो एटलीस्ट रिजल्ट जरूर याद रखें, 4T बाई R। तो ये रिजल्ट है फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल। तो किसी सोप बबल का रिजल्ट है P1 माइनस PATM इक्वल टू 4T बाई R, और लिक्विड ड्रॉप का है P1 माइनस PATM इक्वल टू 2T बाई R। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला निहायत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको इस बात को ध्यान रखना है बच्चों।
आपको इस बात को ध्यान रखना है। ये क्लियर है सभी को? ये क्लियर है? ठीक है। अब इसी में आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए दो ड्रॉप हैं, कि दोनों ड्रॉप कंबाइंड होके एक बिगर ड्रॉप बनाते हैं, और ये जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है। प्रोसेस इज आइसोथर्मल। तो यहां से इसका प्रेशर आपको दिया हुआ है, ये P1 है ना, इसका रेडियस R1 ले लीजिए, और इसका रेडियस R2 ले लीजिए। P1 है और ये P2 है। सरफेस टेंशन सोप है, सोप सरफेस टेंशन तो वही होगा, T ही होगा। T अपना सरफेस टेंशन है। ठीक है, तो ये कोलसेक हो रहे हैं टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। ठीक है, ये बिगर ड्रॉप बना रहे हैं। तो अब इसका प्रेशर बताना है क्या होगा। बिगर ड्रॉप बना रहे हैं एंड द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल समझते हैं आप? आइसोथर्मल प्रोसेस सभी लोग समझते हैं? नहीं, अभी था आप लोगों ने केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा है क्या? अच्छा, वो 12th में होता है क्या? 12th में होता है, तब ये रहने देते हैं, अभी रहने देते हैं। ये जब हम थर्मोडायनेमिक्स करेंगे तब ले लूंगा। ठीक है, जब ये थर्मोडायनेमिक्स करेंगे तब ले लूंगा, छोड़ दीजिए अभी। मुझे लगा आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट पे। लो, पढ़ लिया है। आइसोथर्मल मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर, बिल्कुल आइसोथर्मल मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर पढ़ लिया है। तो चलो करते हैं, बड़े भांति भांति के लोग हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, मतलब बोथ द ड्रॉप्स आइसोथर्मली, ये जो है आइसोथर्मली जो है कोलसेक होते हैं। तो आपको बताना है कि फाइंड सरफेस प्रेशर ऑफ P और सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन T के लिए आपको एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ गिवन। तो ये होमवर्क ले लीजिएगा, या अभी करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं पढ़ा है, चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। क्लास आपकी फिर से शुरू होगी, थोड़ा सा ब्रेक दे रहा हूं, पता है ना सभी को।
क्लास आपकी फिर से शुरू हो जाएगी अभी 10-15 मिनट के बाद, ठीक है। तो फिर से ज्वाइन हो जाइएगा। तो अभी ब्रेक ले लीजिए, ठीक है, अभी ब्रेक ले लीजिए, तो क्लास फिर से शुरू होगी अभी, तो अभी ब्रेक ले लीजिएगा, ठीक है। जस्ट क्लास कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है, क्लास अभी कंटिन्यू होगी। और आप जो है अभी ब्रेक 6 बजे नहीं है, 5:45 है, यस 5:45 है, यस 5:45 जैसे चलती थी तो 5:45 पे हो जाएगी, ठीक है। अभी थोड़ा ब्रेक ले लीजिए।